चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, क्लास 9वां क्लास में पढ़ रहे थे मानव एवं स्वास्थ्य रोग, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि स्वास्थ्य क्या है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं। ये सब सारे चीज़ों के पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा था है ना, मानव रोग कहते किसको है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, इनके चिन्ह क्या हैं, ये पढ़ लिए थे। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था समय के अनुसार रोग के प्रकार, एक तीव्र रोग, चिरकालीन रोग और कारण के आधार पर रोग के प्रकार, जिसमें आंतरिक कारण में अनुवांशिक रोग को पढ़ा था, है ना, अनुवांशिक रोग पढ़ा लिया था, हार्मोन की गड़बड़ी से जो रोग होता है उसको पढ़ा था, और बाह्य कारण जो सूक्ष्म जीवों से होता है, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि वगैरह से जो रोग होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद देखिएगा तो आप लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ट्रिक के साथ सीखा था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसको भी आप लोगों ने बहुत ट्रिक के साथ सीखा था, है कि नहीं। यहाँ तक का चीज पढ़ लिया था। और आज पढ़ना था हमको कवक या फंजाई से होने वाले रोग। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया, ये अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे सीधा सीधी बात है ना, कि कवक या फंजाई जो भी है उससे होने वाले रोगों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग सीखते हैं आगे। अब है, कहता है क्वेश्चन कि कवक या फंजाई से होने वाले रोग कौन से हैं, इनके बारे में हम लोगों को जरा सा बताइए। तो हम इसको बता देते हैं आप लोगों को। आज जो टॉपिक हम लोगों को चलेगा बायोलॉजी में, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि कवक या फंजाई से होने वाले रोग, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैंने बहुत बढ़िया से आप लोग इस चीज़ को समझें, है ना, ताकि जो है आप लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़े। चलिए, हम लोग सीखते हैं इसी के बारे में। तो अभी जो नया चीज़ हम देंगे जिसका नाम है कवक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई। कवक या फंजाई से होने वाली बीमारी, है ना, होने वाली बीमारी या रोग कहिए, कोई बात नहीं है, होने वाली बीमारी। देखिए, है ना, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से सीख लेते हैं और बहुत जल्द हम लोग इसको बहुत आराम से सीख लेंगे और बहुत आसान है। आप इतना ही नाम याद रखिएगा, कवक या फंजाई से होने वाली बीमारी में एक लाइन, है ना, क्या, ए दाद खाज। क्या नाम याद रखिएगा, ये दाद खाज, है ना। फंजाई से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, एदाद खाज। समझ में आ गई बात। एदाद खाज का मतलब क्या है, तो ए से हो गया आपका एथलीट रोग। कौन सा रोग, एथलीट रोग। एथलीट रोग जो होता है मेरे भाई, यह पशुओं के मुंह और खुर में होता है। कहाँ होता है, पशुओं के, किसमें होता है ये बीमारी, पशुओं के, है ना, खुर में हो जाएगा या उसके कहाँ हो जाएगा, मुंह में हो जाएगा, है ना, मुंह में। पशुओं के खुर या मुंह में होने वाली बीमारी को ही हम लोग क्या, कौन सी बीमारी कहते हैं, एथलीट रोग। आ गया समझ में। तो ए से आप लोग याद रखिएगा क्या चीज, एथलीट रोग, जो पशुओं के मुंह और खुर में होते हैं। और इसको याद रखिएगा दा से दाद। दा से क्या होता है, दाद। दाद बोले तो छोटा छोटा गोल कृमि हो जाएगा, तो आपको नोचते रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा फुंसी हो जाएगा। ये ज्यादातर बरसात में होगा, जब भींगे कपड़े पहनिएगा ना तो आपके हाथों में, है ना, शरीर में माने दाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाद, जिसमें एक गोल टाइप का ऐसे हो जाएगा और उसमें, है ना, बूंदा बूंदा हो जाएगा और वो हमेशा खुजलाते रहेगा, है कि नहीं, देखने में खराब लगता है, तो उसको बोलते हैं दाद। और एक जो द हो गया, इससे हो गया दम्मा। इससे क्या हो गया, दम्मा। तो कवक या फंजाई से होने वाले रोग में ए दाद खाज, ये दाद खाज, इतना ही याद रखना है, ये दाद खाज। ए से एथलेटिक, है ना, दा से जो है से आपका दाद और द से दम्मा और खाज से याद रखिएगा खुजली, है कि नहीं। खाज से क्या याद रखिएगा, खुजली। तो आपको कोई भी पूछेगा कि कवक या फंजाई से होने वाले रोग क्या है, तो आपको बोलना है एदाद खाज। क्या बोलना है, एदाद खाज, है कि नहीं। तो एदाद खाज का मतलब क्या हो गया, ए से एथलीट,
जो पशुओं और है ना पशुओं के मुंह और खुर में होने वाली बीमारी है। डा से हो गया आपका दाद, और द से हो गया दम्मा, और खाज से हो गया खुजली, है कि नहीं। तो ये दाद खाज बीमारी होती है किससे? कवक और फंजाई से। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद तीसरा था हम लोगों को, चौथा में हम लोग पढ़ेंगे, चौथा में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। किससे? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग देख लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। कौन सा ट्रिक है? तो पापा काम पे सोते हैं, है ना। क्या याद रखिएगा? पापा काम पे सोते हैं, है ना। पापा काम पे सोते हैं, है कि नहीं। पापा काम पे सोते हैं, याद रहेगा। पापा काम पे सोते हैं। ये जो पापा हैं, इस पापा से हो गया आपको एक बीमारी जिसका नाम है पायरिया। कौन सी बीमारी है? पायरिया, याद रहेगा। पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया। ये जो का देख रहे हैं, तो का से होता है काला जार। क्या होता है? काला जार। का से हो जाता है काला जार, याद रहेगा ना। का से क्या हो जाता है? काला जार। और म से हो जाता है मलेरिया। क्या हो जाता है? मलेरिया, है कि नहीं। माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। अब काम पे सोते हैं, तो पे से हो गया आपका पेचिस। पे से क्या हो गया? पेचिस। पे से क्या हो गया? पेचिस। और सोने से, तो सोने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं, ज्यादा आप सोइएगा तो उसको बोलते हैं निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग, है ना। कुंभकर्ण रोग, इसी को क्या बोलते हैं? निद्रा रोग। क्या बोलते हैं? निद्रा रोग। तो अब कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि प्रोटोजोआ से, अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटोजोआ से, है ना, होने वाली बीमारी का नाम बताइए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम, तो आप क्या बोलिएगा? पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम है पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, पापा से पायरिया। फिर से सुन लीजिए, आपसे कोई भी पूछे, है ना, कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम बताइए, तो आप सीधे बोलिए पापा काम पे सोते हैं। पापा का मतलब हो गया पायरिया, जो मसूरों में होता है पायरिया, है ना, पायरिया हो गया। का से हो गया आपका काला जार, म से हो गया मलेरिया, पापा काम। अब पे से हो गया पेचिस, और सोते हैं, सोने से हो गया निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग। तो पायरिया, काला जार, मलेरिया, है ना, निद्रा रोग, सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। याद हो गया? तो हो गया, ये भी ट्रिक याद हो गया, तो है कि नहीं। अब देख लीजिए आगे, पांचवा। तो आपने देखा था कि कृमि से होने वाला रोग हम लोग बताए थे। किससे बताए थे? कृमि से होने वाला रोग। तो कृमि से होने वाला रोग याद रखिएगा, कृमि से होने वाला रोग याद रखिएगा। कृमि से जो होने वाला रोग है, बड़ा खतरनाक रोग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये कृमि भी जो होता है वह 2-3 टाइप का होता है। गोल भी होता है, चपटा भी होता है। गोल रहेगा तो गोल कृमि, और चपटा रहेगा तो चपटा कृमि। तो कृमि से जो होने वाला जो रोग है, इसमें सबसे ज्यादा जो भयंकर रोग है ना, जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलेरिया। कौन सा रोग कहते हैं? फाइलेरिया। और फाइलेरिया में होता है क्या कि आपका जो पांव है, वह पांव हाथी की तरह मोटा हो जाता है ना। पांव क्या हो जाता है? हाथी की तरह मोटा, देखने में बहुत खराब लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग हाथी पांव। क्या बोलते हैं उसको? हाथी पांव। तो कृमि से होने वाला रोग में याद रखिए नाम इसका, क्या चीज? फाइलेरिया। फाइलेरिया बोले तो इसका मतलब क्या हो गया? हाथी पांव, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाथी पांव। जो किससे होता है? कृमि से होता है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोग इसको जरा सा गौर कीजिए, तो आपको मिलेगा, है ना, आपको ये मिलेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कारण के आधार पर रोग के प्रकार, तो कारण के आधार पर जब रोग के प्रकार देखे, तो हम लोगों ने 3 कारण देखा। एक देखा आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में हम लोगों ने देखा कि आनुवांशिक बीमारी भी
है ना। आनुवांशिक बीमारी किसको कहेंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक बीमारी। तो ये आंतरिक कारण है ना। और दूसरा जो हम लोग देखे थे हार्मोन की गड़बड़ी से है ना होने वाली बीमारी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है जो आपके पेनक्रियाज से निकलता है और उसकी कमी से आपके शरीर में है ना चिनिया रोग हो जाता है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो वह इंसुलिन क्या है, हार्मोन है जो गड़बड़ी हो गया है ना, गड़बड़ी के कारण से हुआ। तो यह किसकी गड़बड़ी के कारण से हुआ, तो हार्मोन की गड़बड़ी से हुआ, उसको पढ़ लिया। और बाह्य कारण में हम लोगों ने पढ़ा कि बाह्य कारण का मतलब ये हो गया कि जो भी बीमारी हमको सूक्ष्म जीव से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे बाह्य कारण से होने वाली बीमारी। तो जिसमें सूक्ष्म जीव में हम लोगों ने देखा जीवाणु से होने वाली बीमारी है ना, विषाणु से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाला बीमारी, कृमि से होने वाला बीमारी। ये सब बीमारियों को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आपको बात? तो ये हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया और आप लोग भी इसको क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब जो देखेंगे हम लोग, अब अगला टॉपिक जो देखेंगे, अब देखिए बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होंगे, और कुछ बीमारी को डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जैसे ही पूरी बीमारी हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो डिटेल में जैसे कैसे पढ़िएगा, तो सबसे पहले देखिए बीमारियों से बचने के लिए टीका का आविष्कार हुआ। क्या चीज का आविष्कार हुआ, टीका का, है ना, टीका का, जिसको आप लोग कहते हैं वैक्सीन। क्या बोलते हैं, वैक्सीन। टीका को ही क्या बोलते हैं, वैक्सीन। अब इस बात को समझिए, अब ये जो वैक्सीन का जो आविष्कार हुआ, टीका का जो बचाव के लिए आविष्कार हुआ, तो इसको मैंने सबसे पहले देखिए हुआ था क्या चीज ना, कि जैसे देखिए चेचक एक बीमारी है ना, जो बहुत मैंने हम लोग जिसको माता जी कहते हैं, आपके शरीर में फोड़ा फोड़ा टाइप का हो जाता है, बुखार लगा हुआ रहता है, बहुत शरीर हमारा दर्द करता है, सर वगैरह सब कुछ दर्द करता है ना, इस बीमारी में जिसको हम लोग माता जी कहते हैं। तो यह देखा गया कि चेचक की जो बीमारी है उन लोगों को नहीं हो पा रही है ना, जो पशुओं के बीच में रह रहे हैं, है कि नहीं, जो कहाँ रह रहे हैं, पशुओं के बीच में रह रहे हैं, उनको यह बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन बाकी लोगों को यह बीमारी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित तौर पर चेचक की बीमारी का इलाज तो हमको इन पशुओं से ही हो जाएगा। वैसे लोग है ना जो पशुओं के पास रह रहे हैं, उनको अगर चेचक की बीमारी नहीं होगा तो निश्चित तौर से जानवरों में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो चेचक की बीमारी को खत्म कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात का पता कब चला, है ना, तो तब क्या हुआ, चेचक का टीका का निर्माण हुआ। इससे किसका निर्माण हुआ, चेचक का टीका का, है कि नहीं, किसका निर्माण हुआ, चेचक का टीका का। चेचक का टीका का निर्माण किसने किया, है ना, टीका का निर्माण सबसे पहले किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, है ना। सबसे पहले जो टीका बना वह किसका बना, चेचक का बना। किसका बना, चेचक का, जिसको किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने। तो कह सकते हैं कि टीका की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। आया समझ में, एडवर्ड जेनर ने किया। और ये किससे बनाया, तो अब देखा कि चेचक को समाप्त हो रहा है, ये जानवरों के पास जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको जब चेचक की बीमारी नहीं हो रहा है कि नहीं, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पशुओं के शरीर से, पशुओं में से एंटीबॉडी का निर्माण किया, एंटीबॉडी बनाया गया। क्या बनाया गया, एंटीबॉडी। किससे बचने के लिए, चेचक से बचने के लिए, है कि नहीं, एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। और उसमें सबसे पहले चेचक के टीका में ये देखा गया कि क्या निकाला गया, तो पेनिसिलियम नामक जो है से कवक से इसको बनाया गया। किससे बनाया गया, पेनिसिलियन नामक, है ना, पेनिसिलियन नामक कवक का इस्तेमाल किया गया, है ना। पेनिसिलियन नामक कवक से इसको बनाया गया, समझे कि नहीं, कवक से क्या किया गया, बनाया गया। और बना करके चेचक के टीका का इलाज किया गया। और आज के डेट में जो है हम लोग चेचक का पहले ही से क्या कर देते हैं, टीका लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं। और चेचक का टीका लगा करके जो है से हम लोग, है ना, बच्चों में होने वाले इस बीमारी से पहले ही से बचाने का उपाय कर देते हैं। पहले उसको छोड़िए, हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं कुछ रोगों के नाम, है ना, कुछ रोगों के बारे में बहुत गंभीरता से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक रोग देख लीजिए जिसका नाम है, बड़ा प्रचलित रोग है, जिसको हम लोग कहते हैं मलेरिया, है ना। क्या नाम है इसका, मलेरिया।
है ना, क्या नाम है इसका, मलेरिया। लेकिन इससे पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लीजिए। सबसे पहले अभी एक दो रोग ही पढ़ाए ही नहीं, तो सबसे पहले टीका वगैरह जो हम लोग पढ़े उससे पहले कुछ रोगों को ही पढ़ लीजिए। जैसे अभी तो हम लोग जीवाणुओं से होने वाला, जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, फंजाई जिसको बोल रहे थे, या हम लोग प्रोटोजोआ या कृमि से होने वाला रोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इससे पहले और कुछ रोगों को भी जान लीजिए, तब इसको मलेरिया वगैरह को या टीका वगैरह को पढ़ लेंगे बढ़िया से। तो इससे पहले कौन कौन से रोगों को जानेंगे, तो सबसे पहले आप जानिए, सबसे पहले इस बात को जानिए कि संक्रामक रोग क्या है कि नहीं। अभी रोग छूटा हुआ था तो हम लोग इसको जान लेंगे, जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग को समझ लीजिए, संक्रामक रोग को समझ लीजिए। संक्रामक रोग किसको कहेंगे, तो याद रखिए, संक्रामक रोग माने सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होने वाले रोग को ही हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। अब आया समझ में, किस, अभी सूक्ष्म जीव से सभी रोगों के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो संक्रामक रोग इसी को कहेंगे, किसको कहेंगे, तो संक्रामक जो रोग होगा वह रोग किसको कहेंगे, तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों को ही, है ना, सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों से ही, होने वाले सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से कर देते हैं कि नहीं, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होने वाले रोगों को, होने वाले रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग कहते हैं। आया समझ में, समझे कि नहीं। जैसे देखिए, आपके शरीर में डायरिया की एक बीमारी होती है, तो डायरिया जो है ना, जीवाणु से भी हो जाएगा, उस विषाणु से भी होगा, और प्रोटोजोआ से भी होगा। समझ रहे हैं, डायरिया, डायरिया में आपका पतला दस्त होने लगता है और शरीर से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है कि नहीं। शरीर में आप लोगों के पानी की कमी होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, डायरिया। और ये याद रखिए, ये जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, और प्रोटोजोआ से भी होता है। समझ में आ गई बात ना। तो संक्रामक बीमारी भी किसको कहेंगे, तो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से, जितने भी सूक्ष्म जीव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जिनसे बहुत सारे रोग हुए, है कि नहीं, उन्हीं से जो रोग होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। तो इसी का उल्टा हो जाएगा असंक्रामक रोग, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग किसको कहेंगे, तो सूक्ष्म जो रोग है ना, जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से न होता हो, है कि नहीं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणुओं से नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहेंगे। क्या हो सकता है कि नहीं इसका आंसर, तो जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से, है ना, जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से नहीं होता है, जो रोग कर दीजिए, जो रोग सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से नहीं होता है, नहीं होता है ना, उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। कोई दिक्कत है, उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जैसे असंक्रामक रोग में क्या हो जाएगा, तो असंक्रामक रोग जो सूक्ष्म जीवों से नहीं होते हैं, जैसे कैंसर, कैंसर जो है, कैंसर में, कैंसर की जो बीमारी होती है वह सूक्ष्म जीवों से नहीं होती है। तो ये हो गया क्या चीज, कैंसर। कैंसर कैसे होता है, आवश्यकता से अधिक कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से होता है कि नहीं। आवश्यकता से अत्यधिक हमारे शरीर में किसी अंग से कोशिका का विभाजन होना शुरू हो जाएगा, तो उससे हम लोग क्या होता है, कैंसर की बीमारी। ये तो पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। अब जैसे देखिए, आपको मधुमेह, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज, क्या कहते हैं, डायबिटीज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह असंक्रामक रोग है ना, यह किसी सूक्ष्म जीव से नहीं होता है। इसके बाद आप देखिए, गठिया की बीमारी, तो गठिया की बीमारी क्या है, असंक्रामक रोग है। आ गया समझ में।
तो इसको संक्रामक असंक्रामक समझ में आ गया। अब एक आपको पढ़ना है संचारित रोग। क्या पढ़ना है? संचारित रोग। तो जरा सा हम लोग संचारित रोग के भी संचारित रोग को भी समझ लेते हैं। संचारित रोग किसे कहते हैं? अब देख लीजिए, जिसका नाम है क्या चीज? संचारित रोग। तो संचारित का मतलब क्या है, आप समझ में आ रहा है? संचारित का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने वाले रोग होंगे, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग होंगे। तो संक्रामक रोग भी तो आपको इसीलिए लग रहा है कि संक्रमण से अगर किसी व्यक्ति को अगर वह रोग हो जाएगा और उसके अगर संक्रमण में हम लोग हो जाएंगे तो वह रोग हमको भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग भी क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने वाला रोग होता है कि नहीं? तो संचारित रोग भी उसी तरह का रोग होगा। तो अब इस संचारित रोग और संक्रामक रोग को थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। कैसे समझिएगा? तो पहले संचारित रोग समझिए। तो संचारित रोग को क्या कहेंगे? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे जन में, एक जन से दूसरे जन में, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, किसके माध्यम से? या तो हवा के माध्यम से, या भोजन के माध्यम से, या उसके स्पर्श से, या उसके जल से, है कि नहीं? या जो रोग वाहक होते हैं उनके माध्यम से अगर दूसरे में फैल जाए तो उसी को हम लोग संचारित रोग कहेंगे। तो संचारित रोग की पहले भाषा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में या एक समुदाय से अन्य समुदाय में, एक समुदाय से अन्य समुदाय में, समझ रहे हैं कि नहीं? अन्य समुदाय में, समझे कि नहीं? या दूसरे समुदाय में। कैसे? हवा, जल, भोजन, स्पर्श, देख रहे हैं ना? हवा, जल, भोजन, स्पर्श या रोगवाहक, समझे कि नहीं? रोगवाहक क्या है? मच्छर उच्छर क्या हो गया? रोगवाहक हो गए। अगर किसी मरीज के यहाँ बैठ करके उसका ब्लड ले लिया और वह ब्लड दूसरे व्यक्ति में छोड़ दिया, है ना रोगवाहक वो? तो रोगवाहक के माध्यम से है ना, रोगवाहक के माध्यम से फैलता है। कैसे होता है? फैलता है, माध्यम से फैलता है। माध्यम से क्या होता है? फैलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे संचारित रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं। अब यहां पे बात को समझिए, हम नोट में लिख रहे हैं अधिकांश संक्रामक रोग, हम सब संक्रामक रोग के नाम नहीं ले रहे हैं, हम सबसी संक्रामक रोग का नाम नहीं ले रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? अधिकांश संक्रामक रोग, यानी कि 90%। और संक्रामक रोग अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो जीवाणुओं से होए, विषाणुओं से होए, कवक से होए, यानी कि फंजाई से होए, है ना, प्रोटोजोआ से होए, या कृमि से होए, यानी कि जो सूक्ष्म जीव से होए। यही ना पढ़े आप लोग? तो अधिकांश संक्रामक रोग, लगभग हमने क्या लिखा? 90% जो रोग है सभी के सभी संचारित रोग है। क्या है? संचारित रोग है। अधिकांश संक्रामक रोग क्या है? संचारित रोग है। अधिकांश संक्रामक रोग क्या है? संचारित रोग है, सब नहीं। अब क्यों? अब बताइए, आपको याद होगा पंडित का टीका न्यू है पढ़े थे, तो ट से टेटनस भी पढ़े थे ना? तो टेटनस जो है से संचारित रोग नहीं है, समझे कि नहीं? टेटनस संचारित रोग नहीं है।
टेटनस कैसे हो जाएगा? अगर किसी कारणवश आपका गोड़ हाथ वगैरह कुछ भी है ना जंग लगे हुए ब्लेड से, कांटी से माने ये हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो उससे टेटनस की बीमारी होती है। समझे कि नहीं? उससे क्या चीज की बीमारी होती है? टेटनस की बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो है से संक्रामक माने ये क्या है? संचारित नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसीलिए हम लिखे कि अधिकांश संक्रामक रोग, हाँ जैसे आप देखिए डायरिया है तो फैल जाएगा। समझे कि नहीं? तो कुछ बीमारी, बहुत सारी बीमारियां ऐसे, सभी बीमारियां लगभग वैसी ही हैं, लेकिन कुछ बीमारी जो है संचारित नहीं है। अब देख लीजिए, लेकिन जितना संचारित रोग है, जितना संचारित, चाहे हैजा हो, टाइफाइड हो, इन्फ्लुएंजा हो, सर्दी जुकाम हो, जो भी हो, जितना संचारित रोग है सबके सब संक्रामक हैं। सबके सब क्या हैं? संक्रामक हैं। अब आ गया समझ में? तो इस बात को भी हम नोट में लिख देते हैं कि सभी संचारित रोग संक्रामक हैं। सभी संचारित रोग क्या है? संक्रामक है। संक्रामक रोग है, ये कंफर्म है। लेकिन सभी संक्रामक रोग संचारित रोग नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस बात को कितने बच्चे समझ लिए? है ना? दूषित अगर जल आप पीजिएगा तो दूषित जल से क्या चीज की बीमारी होती है? तो दूषित जल से क्या होती है? हैजा। हैजा क्या है? संचारित रोग है। और हैजा कैसा रोग है? संक्रामक रोग भी है। जो संचारित होगा वह संक्रामक होगा ही होगा। तो दूषित जल पीने से क्या हो जाता है? हैजा। हैजा होता है कि नहीं होता है? आपको क्या हो जाता है? और दूषित जल का सेवन कीजिएगा तो हैजा के अलावा और क्या चीज हो जाएगा? तो हेपेटाइटिस। क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस, जिसको आप लोग जॉन्डिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस की भी बीमारी इससे होती है। क्या चीज की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या डायरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। इसी प्रकार से अगर दूषित हवा का उपयोग कीजिएगा तो दूषित हवा से आपको भयंकर बीमारी होगी। क्या चीज की? दम्मा की। किसकी बीमारी होगी? दम्मा की। और क्या चीज बीमारी होगी? तो काली खांसी की। दिन भर खांसते रहिएगा, सूखा खांसी होगा, है ना, काली खांसी की बीमारी हो जाएगी। और सांस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रोंकिया, है ना, ब्रोंकियोलस जो हम लोग पढ़े हैं। तो ब्रोंकियोलस में जो बीमारी हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाएगी। रोगवाहक के तौर पर, जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं रोगवाहक, तो रोगवाहक में आप देखिए ना भाई, आपका जो है रोगवाहक में प्रोटोजोआ इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। कौन प्रोटोजोआ? तो आप मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, क्योंकि मादे बदमाश रहती है, नर ठीक रहता है, तो वह क्या होता है? वह जब काटने वाला मच्छर कौन होता है? लेडीज, है ना, यानी कि मादा। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वह क्या करता है? प्रोटोजोआ, जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, उसको शरीर में लेकर के और आपके शरीर में छोड़ देता है। तो उससे एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं मलेरिया। क्या कहेंगे? मलेरिया। समझे कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? संचारित रोग हुआ कि नहीं हुआ? और संचारित है तो संक्रामक रोग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो रोगवाहक के तौर पर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, है ना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है वो, क्या है नाम उसका? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? तब मादा एनोफिलीज, है ना। प्लाज्मोडियम को कौन ले जाता है? मादा एनोफिलीज। एनोफिलीज अब आया समझ में? कौन? मादा एनोफिलीज। जरा सब मलेरिया को और विस्तार से पढ़ लेते हैं। पढ़ ले? तो चलिए, इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब देख लेते हैं जरा सा मलेरिया के बारे में, जरा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग, मलेरिया को देखिए ध्यान से। अब मलेरिया रोग कैसे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। कैसे होगा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से।
मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से। समझ में आ गई बात? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ये कैसा बीमारी है? तो संचारित रोग है। संचारित रोग बोले तो ये संक्रामक रोग है कि नहीं? इसका वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज है। कौन है? मादा एनोफिलीज है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, यह फैलता है किससे? तो प्रोटोजोआ से। कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, है ना? जो कहां पाया जाता है? मच्छर के डंक में। मादा एनोफिलीज मच्छर के डंक में। आया समझ में? अब क्लियर हो रहे हैं सारा चीज? मादा एनोफिलीज मच्छर के डंक में। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो यह किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। तो यह प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। आगे समझ में? यह प्रोटोजोआ से फैलता है। समझे कि नहीं? उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इसको? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, है ना? इसका वाहक कौन है? वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज के डंक में, के डंक में पाया जाता है। आया समझ में? आया समझ में? तो अब मलेरिया का इलाज बता दें भैया। अगर हो जाए मलेरिया तो क्या कीजिएगा? तो मलेरिया हो जाएगा तो इसका इलाज जान लीजिए। तो इसका इलाज है बहुत स्पष्ट। आप कुनैन नामक औषधि का इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल कीजिए, कुनैन। याद रखिएगा इसको, कुनैन नामक औषधि बनाई। औषधि तो सर ये कुनैन मिलेगा कहाँ? आखिर कुनैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो सिनकोना के छाल से। कहाँ? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। तो कुनैन नामक औषधि जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। छाल समझते हैं ना? खोइवा उसका प्राप्त होता है, ऊपर वाला भाग। उसी से आपको क्या करना होगा? कुनैन निकालना होगा, है ना? वही छलवा को क्या कीजिए, पूरा गाड़ उड़ के, है ना, उसको क्या बना लीजिए, है ना, द्रव जैसन बना लीजिए, पानी जैसन, है कि नहीं, लिक्विड बना लीजिए, उसको पी लीजिए, है ना। मलेरिया आपका क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर मलेरिया हो जाएगा तो यह जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, यह हमारे किस अंग को प्रभावित करता है कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यह हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो लिखेंगे यह हमारे लीवर, लीवर बोले तो यकृत, है कि नहीं? किसको? यकृत को प्रभावित करता है कि नहीं? साथ ही आरबीसी को भी प्रभावित करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है। आया समझ में? आरबीसी को क्या करता है? प्रभावित करता है। हो गया? आप पूरा मलेरिया के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए। तो अगर मलेरिया के बारे में समझ में आ गया तो डायरिया पढ़ा देते हैं, मलेरिया और डायरिया, है कि नहीं? तो अब डायरिया रोग के बारे में समझ लीजिए बढ़िया से। डायरिया, तो डायरिया के बारे में समझिए। डायरिया का मतलब क्या? बार बार पैखाना होना, बार बार पतला पैखाना होना, बार बार पतला पैखाना होना, पैखाना होना, इसी को ना कहते हैं डायरिया। इसी को क्या कहते हैं? डायरिया। इसी को क्या कहते हैं? डायरिया। तो बार बार पतला पैखाना होना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है, डायरिया कहलाता है। आ रहा है समझ में? जिसको पतला दस्त भी बोलते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पतला दस्त भी बोलते हैं। और ये हमने बताया कि डायरिया आपको तीनों चीज से होगा, तीनों जीवाणुओं से होगा, तीनों सूक्ष्म जीवों से होगा। तो यह जीवाणु से भी फैलेगा, विषाणु से भी फैलेगा और प्रोटोजोआ से भी फैलेगा। इससे प्रोटोजोआ, यह जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ यानी तीनों सूक्ष्म जीव से फैलता है।
तीनों सूक्ष्म जीवों से फैलता है, इसलिए हम तीनों का नाम बता दिए। तीनों से होता है। कौन ऐसी बीमारी है जो तीन तीन सूक्ष्म जीवों से होती है? तो डायरिया। समझे कि नहीं समझे? तो इसको याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए एक चीज और ध्यान समझिएगा। देखिए जीवाणु अगर बोले हैं तो जीवाणु में इसका दो तक कौन है? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु जो हमारे शरीर के बड़े आंत में है ना, क्या करता है? उसको प्रभावित करता है, जिससे हम लोगों को डायरिया हो सकता है। तो जीवाणु अगर होगा तो कौन सा जीवाणु होगा? उसका नाम क्या हो जाएगा, है ना? तो ई कोलाई जीवाणु। कौन सा जीवाणु? ई कोलाई जीवाणु। क्लियर हो रहे हैं? विषाणु होगा तो विषाणु डायरिया होगा। विषाणु से होगा तो उसको क्या कहेंगे? विषाणु से डायरिया होगा। और प्रोटोजोआ जो होगा, इसी प्रोटोजोआ को हम लोग बोलते हैं अमीबी पेचिस। क्या बोलते हैं? अमीबी पेचिस। क्या बोलते हैं इसको? अमीबी पेचिस। तो अगर प्रोटोजोआ से होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह डायरिया अमीबी पेचिस है। क्या है? अमीबी पेचिस। उस डायरिया को क्या बोलेंगे? अमीबी पेचिस। समझे कि नहीं है? तो यहां तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए इससे क्या होता है। तो इससे शरीर में जब डायरिया हो जाएगा तो इससे शरीर में जल का अभाव हो जाता है। हमारे शरीर में क्या चीज हो जाता है? जल का अभाव। इससे हमारे शरीर में जल का अभाव हो जाता है। जल का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? जल का अभाव, है ना? जल हमारे शरीर में नहीं रहेगा। तब क्या कीजिएगा? आपको ORS का घोल पीना पड़ेगा। क्या चीज का घोल पीना पड़ेगा? ORS, जिसमें क्या होता है? पानी, चीनी और नींबू का मिश्रण होता है ना? क्या होता है? नींबू का मिश्रण होता है। आ रहा है समझ में? यह पानी का मिश्रण का घोल होता है या मिश्रण होता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? और इसमें समझ लीजिए कि यह फैलता किससे है? तो यह जो अमीबी पेचिस है तो यह फैलता है एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से। कैसे? एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से फैलता है। तो लिख देते हैं, यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम के जो प्रोटोजोआ है, हिस्टोलिका क्या चीज? प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ से फैलता है। आया समझ में? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? फैलता है। तो आप लोग मलेरिया भी समझ गए, डायरिया भी समझ गए। क्लियर हो गया? अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं टाइफाइड। कौन सी बीमारी पढ़ लेते हैं? टाइफाइड पढ़ लिया जाए। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी बीमारी? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी के बारे में जान लीजिए। टाइफाइड बीमारी के बारे में भी जान लीजिए। तो टाइफाइड क्या है? तो टाइफाइड जो होता है, बुखार ही ना है टाइफाइड जी। नहीं बोलता है कि हमको टाइफाइड हो गया तो क्या होता है? उसमें शरीर जलने लगता है बुखार से, है कि नहीं? तो टाइफाइड किससे होता है? यह सबसे पहले इस बात को बताइए कि यह किसको प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। यह आंत को प्रभावित करता है। यह आंत को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह किसको प्रभावित करता है? आंत को, है कि नहीं? और यह किससे होगा? तो यह बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। पढ़ाए भी थे, पढ़ाए हैं ना? तो यह किससे होता है? बैक्टीरिया से। यह बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? याद रखिए, कौन से बैक्टीरिया से? अगर पूछ दिया कि यह बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया से? तो आप नाम जानते होंगे जिसका नाम है सेलेमोनेला हाइला, है कि नहीं? क्या नाम है उसका? सेल्मोनेला हाइला से, है ना? सेल्मोनेला हाइला नामक बैक्टीरिया से। अब आया समझ में? है ना? से होता है।
से होता है। याद रहेगा? और इसके बारे में जान लीजिए, इसमें होता क्या है। तो बुखार छूटेगा ही नहीं, बुखार लगा रहेगा, है ना। इसमें क्या रहेगा? बुखार लगा रहेगा। इसमें बुखार लगा रहता है। इसमें क्या लगा हुआ रहेगा? शरीर आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, है ना, आपको बुखार लगा हुआ रहेगा। क्लियर हो गए? अब आ जाइए, आपको एक बीमारी आएगी जिसका नाम है टीबी। कौन सी बीमारी? टीबी। टीबी के बारे में समझ लीजिए। टीबी का अन्य नाम है? तो हाँ है। टीबी को ही हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। इसी को और एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं यक्षमा। क्या बोलते हैं? यक्षमा भी इसको बोलते हैं। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? यक्षमा। या इसी को हम लोग बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। समझ में आ गया बात? है क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? तपेदिक। टीबी का मतलब क्या होता है? कितना बच्चा बता सकते हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ट्यूबर कुलोसिस। क्या नाम है? टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबर कुलोसिस। टीबी का पूरा नाम क्या है? ट्यूबर कुलोसिस। नाम याद रहेगा? यह भी जीवाणु से ही फैलता है। यह भी किससे फैलता है? जीवाणु से। यह भी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से फैलता है। नाम याद रहेगा ना? यह भी किससे फैलता है? जीवाणु से ही फैलता है। समझे कि नहीं? उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे यह फैलता है। बोलिए। तो इसका नाम याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस तो नाम आपको ऐसे ही याद रहेगा। तो सिर्फ इतना याद रखिए, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम। इसी में लगा दीजिए ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। तो आपसे पूछेगा कि कौन जीवाणु से टीबी फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। समझ में आ गई बात? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, है ना। यह भी जीवाणु से फैलता है जिसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। यह कैसा रोग है? तो संचारित रोग है। यह कैसा रोग है? संचारित रोग है। समझे कि? संचारित का मतलब क्या है? एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने वाला। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने वाला, है ना। तो यह कैसा रोग है? तो यह संचारित रोग है। यह कैसा रोग है? संचारित रोग है। किसी को टीबी हो जाएगा तो आप पर भी खतरा बना हुआ रहेगा। समझे कि नहीं? अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है डॉट्स। क्या इलाज है? डॉट्स। प्रचार भी इसका देता है। समझे कि नहीं? इसका प्रचार भी आप लोगों को समझ में आपको टीबिया उबिया पर पहले रेडियो उठा था तो उस पर देता रहता था कि टीबी का इलाज, है ना, डॉट्स ले जाकर के करो, डॉट्स से कराएं, है कि नहीं? ये डॉट्स क्या है? तो डॉट्स जो है, तो याद रखिएगा, डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्टरी ऑब्जर्व, है ना, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। समझे? तो फिर से इसको बोलिए, डायरेक्टरी ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आया समझ में? शॉर्ट कोर्स। और इसी का इलाज से आपका टीबी की बीमारी क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। बच्चों में टीबी ना हो इसके लिए टीका का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में आप देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों के बाद उसको टीका दिया जाता है टीबी से बचने के लिए। तो बच्चों में हम लोग कैसे अब इसको रोकते हैं? तो बच्चों में टीका लगा करके, है ना, इसका टीबी न होने का इलाज करते हैं। तो हम लोग इस बात को भी लिख सकते हैं, बच्चों को इसका टीका लगाकर इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस बीमारी से बचा सकते हैं टीका लगा करके। समझे कि नहीं? क्या लगा करके?
टीका लगा करके। टीबी के लिए हम लोग क्या हो, टीबी ना हो बच्चों में, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टीका लगाते हैं। जो टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम बताइए। तो बीसीजी, क्या चीज का टीका लगता है, उस टीका का नाम क्या है, बीसीजी। समझे कि नहीं? तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तब बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बी से बेसिलस, क्या हो जाएगा, बी से बेसिलस, और सी से क्या हो जाएगा, कॉलमेट, क्या हो जाएगा, कॉलमेट। तब बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, क्या हो जाएगा, ग्यूरिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, क्या हो जाएगा, ग्यूरिन। तो हम लोग जो बीसीजी पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। यह बीसीजी का टीका लगाते हैं हम, क्यों, तो बच्चों में टीबी की बीमारी न हो इसीलिए। समझ में आ गई बात है? इसलिए बीसीजी का टीका लगाना हर बच्चों के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया? यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो टीबी में एनी टाइम खांसी आपका बना हुआ रहेगा ना, कहते एकदम टीबिया है काई है कि नहीं, एकदम दिन भर खांसते रहता है। तो टीबी की बीमारी अगर खांसी है तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को। तो हम लिखेंगे कि यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो आप लोग समझ गए टीबी के बारे में, टाइफाइड के बारे में। तो ये सब बीमारियां हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जरा सा आगे देख लेते हैं रेबीज के बारे में। किसके बारे में, रेबीज। रेबीज, रेबीज जो है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो रेबीज कैसे होता है, विषाणु से, है ना, किससे होता है, विषाणु से। समझ में आ रहा है ना बात? विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से। रचना वाला पढ़े थे, तो रचना से आरे से क्या हुआ, रेबीज ना हुआ था, पढ़े थे ना। तो हाँ, तो रेबीज की बीमारी जो होती है यह विषाणु से होती है। किससे होती है, विषाणु से। यह विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। कैसे होता है, यह विषाणु से होता है ना। तो विषाणु में भी कौन से विषाणु से होता है, उस विषाणु का नाम बताइए जिससे रेबीज होता है। तो उसका नाम है रेबोडो वायरस। क्या नाम है उसका, रेबडो वायरस। इस विषाणु का नाम क्या है, रेबडो वायरस। समझ में आ गया बात है? रेबीज किस विषाणु से होता है, रेबडो वायरस से होता है। क्लियर हो गया? इसका वाहक कौन है, इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक सबसे बड़ा है कुत्ता। कुत्ता जब काटेगा तो आपको रेबीज की बीमारी हो गई, है कि नहीं? तो इसका सबसे बड़ा वाहक क्या है, कुत्ता, बिल्ली। आप गिलहरी देखे होंगे, गिलहरी, है ना, ये सब इसके वाहक हैं। चमगादड़, कौन, चमगादड़ या गिद्दड़, ये सब जो है ना जब काट लेगा तो आपको रेबीज हो सकता है। ये सबसे आपको बच के रहना है ना। किसे किसे, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चमगादड़, है ना, गिद्दड़, ये सबसे हम लोगों को क्या रहना है, बच करके रहना है। समझे कि नहीं? और याद रखिएगा, इससे अगर मैंने होने वाली जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफीबिया। उससे जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफीबिया। और हाइड्रोफीबिया में होता क्या है, तो आपको पानी से डर लगेगा। हाइड्रोजन पानी है ना, पानी से आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। आप पानी से चिढ़िएगा, पानी से दूर भागिएगा। अगर आपको नहीं स्नान करने का मन है तो हाइड्रोफीबिया है। और हाइड्रोफीबिया कुत्ता उत्ता, बिल्ली उल्ली, चमगादड़ उमगादड़ के काटने से होता है। समझ में आ गई बात? तो इसको याद रखिएगा। तो इसका वाहक ये सब है। और इससे होने वाली जो बीमारी है, इससे होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, हाइड्रोफीबिया, फोबिया। हाँ, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोले
तो हाइड्रोफोबिया में होता क्या है, जल से आदमी डरने लगता है, जल से डरने लगता है ना। तो हाइड्रोफीबिया, हाइड्रोफीबिया इससे होने वाली बीमारी को हाइड्रोफीबिया कहते हैं। आ गया समझ में। इसीलिए जब इन लोग कोई भी काटे तो आप सबसे पहले इलाज कराइए। पहले जब इलाज इसका नहीं था, है ना, तो 15 गो सुई आपको यहाँ नाभि के आसपास में भोंका जाता था, है ना। और अब तो इसका इलाज है, छोटा छोटा सुई रहता है ना, 350-400 रुपये मिलता है या 500 रुपये मिलता होगा। तो अब 5 गो सुई लीजिएगा तो आपको ये रोग समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब तो इसका इलाज बहुत अच्छा होगा। नहीं तो पहले तो लोग चुभोता था, हमको भी कुत्ता काटा है एक बार पूरा कस के, है ना। आप ही लोग की उम्र में काटा है, बड़ी कस के, सब एकदम पूरा एकदम कबार लिया है एकदम सब, है ना, चमड़ा उमड़ा सहित। पागल था वो कुतवा, काट लिया पूरा कस के तुरंत हम लोगों का। तो उस समय सुई बहुत नया नया निकला था, समझे कि नहीं। हम जब थे बहुत पहले ही 96-95 की बात कर रहे हैं, उसी समय जब काटा था ना तो 350 रुपया में एक सुई मिलता था। 5 गो सुई लगा था। कितना सुई? 5 गो सुई। समझ में आई बात? तो अब इस बात को समझ लीजिए, यह किसको प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। यह तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, प्रभावित कर देता है। देखिए आदमी सोचता है ना कि कुत्ता काट लिया, नहीं वो सुई दिलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। ये ऐसा है ना रेबीज कि कभी भी जग सकता है, 10 साल के भी बाद, 5 साल के भी बाद, 7 साल के भी बाद, है ना, साल भर के भी अंदर में। और आप कुत्ते की तरह करने लगेगा, पानी से आपको डर लगने लगेगा, समझे कि नहीं। आपके शरीर में बेचैनी हो जाएगा और अंततः आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। आ गया समझ में। तो ये बीमारी समझ लीजिए। और एक और बीमारी समझ लीजिए जिसका नाम है एड्स। क्या नाम है? एड्स। बहुत खतरनाक बीमारी है ये भी, है कि नहीं। ये ज्यादा चक्कर बकर करने से होता है एड्स, है कि नहीं। तो एड्स जो बीमारी है इसका पूरा नाम पहले बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका पहले नाम में लिख देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर हो गया? और यह किससे होता है? तो विषाणु से। यह विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है। यह कैसा रोग है? विषाणु जनित। कौन विषाणु? तो HIV। कौन विषाणु से? HIV बोले तो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। समझे? आदमी डिफिशियंसी छोड़ देता है लेकिन डिफिशियंसी भी लिखना है। इसका पूरा नाम हो गया ह्यूमन मीन्स आदमी, ह्यूमन मीन्स क्या चीज? आदमी। इस वायरस का नाम बता रहे हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। इसका क्या नाम है? HIV का नाम है। यह क्या है? विषाणु है। तो यह विषाणु HIV, यह विषाणु से होता है, कर देते हैं, यह विषाणु से होता है। यह नाम लिखे दिए हैं, यह नाम लिखे दिए हैं। तो यह किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। यह बीमारी होता क्या है? कैसे? तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। कैसे? असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। यौन संबंध बनाने से। जैसे कोई लड़का या कोई भी लड़की जब, है ना, एक से अधिक मैंने 2, 4, 10 लोगों के साथ यौन संबंध बनाती है या बनाता है, लड़का भी होगा तब भी और लड़की होगी तब भी, है ना, और उसमें किसी तरह से सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब उनको कौन सी बीमारी हो सकती है? एड्स। कौन सी बीमारी हो जाती है? तो असुरक्षित यौन संबंध
बनाने से यह बीमारी फैलती है। समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि अगर आप है ना बहुत सारे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ है ना, अगर आप यौन संबंध बनाते हैं, या बहुत सारी लड़कियां या जो लड़की है बहुत सारे मर्दों के साथ यौन संबंध बनाती है, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? एड्स। कौन सी बीमारी होती है? एड्स। समझे कि नहीं? तो ये हम लोगों को ऐसा नहीं करना है एड्स से बचने के लिए। एड्स में होता क्या है ना, यह आपके प्रतिजैविक क्षमता को ही समाप्त कर देता है। एड्स बीमारी में होता क्या है, यह आपके प्रतिजैविक क्षमता को ही क्या कर देता है? समाप्त। और प्रतिजैविक क्षमता समाप्त हो गया तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में होगी तो उससे लड़ने की कैपेसिटी आपके शरीर को नहीं होगी, और जो बीमारी होगी उसी से आप मरिएगा, है ना, क्योंकि वह ठीक ही नहीं होगा, वह ठीक नहीं होगा। समझ में आ गया बात? तो असुरक्षित यौन संबंध से, या यह बीमारी और फैल सकती है किससे? जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है, जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है यानी कि एड्स से संक्रमित है, और वह व्यक्ति दाढ़ी उड़ी बनाने में ब्लेड का इस्तेमाल किया और उसी ब्लेड का इस्तेमाल अन्य लोग कर लिया, तो उसको भी एड्स हो सकता है। या जिस व्यक्ति को एड्स की बीमारी है और उसको किसी तरह से कोई मैंने किसी बीमारी का सुई लगा हो और उसी सिरिंज से आपको भी सुई दे दिया गया हो, तो आपको भी यह बीमारी हो सकती है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आए? तो उसका कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो एड्स रोगी के, यहां पे हम लिख देते हैं, एड्स रोगी के, है कि नहीं, एड्स रोगी के इस्तेमाल किए हुए ब्लेड, सुई, है कि नहीं, ब्लेड या सुई से भी हो सकता है, सुई से भी हो सकता है। जैसा मान के चलिए किसी को खून की आवश्यकता है और उसका खून वैसे व्यक्ति का चढ़ गया जो एड्स से पीड़ित है, चाहे वो नर का या मादा का, है कि नहीं, तो जो व्यक्ति में चढ़ेगा उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो इस बात को आप लोगों को समझना है। तो इसका बचने का क्या उपाय है? तो बचने का उपाय है कि आपको असुरक्षित यौन संबंध माने नहीं बनाना है। सुरक्षित यौन संबंध आप बना सकते हैं। सुरक्षित यौन संबंध का इस्तेमाल माने क्या है, तो पुरुष लोग जो है से कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं, जब भी यौन संबंध बनाएंगे तो। और है ना, लड़कियां भी इस तरह का उपयोग कर सकती हैं, है कि नहीं, जिससे जो है उनका बीज जो है आपके शरीर के अंदर में प्रवेश न कर सके, तब भी हम लोग उसको बचा जा सकता है कि नहीं। या हम लोग जो है से ज्यादा चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो यही इसका बचाव हो सकता है। तो ये आप लोग समझ लिए रेबीज के बारे में और एड्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यह जो वायरस है जिसका नाम है इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से होता है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं हम लोग पोलियो। क्या देख लेते हैं? पोलियो। अभी भारत जो है सब पोलियो से मुक्त हो चुका है ना। अब भारत पोलियो से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। तो यह पोलियो भी किससे फैलता है? वायरस से। यह भी किससे फैलता है? वायरस से। यह भी वायरस से फैलता है। पोलियो भी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? भारत अब पोलियो मुक्त हो गया है, याद रखिएगा। भारत अब क्या है? पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त हो चुका है। पहले पोलियो का रोगी खूब मिलता था, है कि नहीं। धीरे धीरे भारत सरकार ने एक योजना बनाई और प्रत्येक 5 साल से नीचे के बच्चों को ड्रॉप पिलाया गया, 2 बूंद जिंदगी के कर करके, है ना, और पिला पिला करके जो है से पोलियो से मुक्त कर दिया गया, है ना। यह क्या है? यह एक प्रकार का लकवा है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का लकवा ही है। यह एक प्रकार का लकवा है। जैसे लकवा जब मार देगा ना तो एक साइड का पूरा बॉडी आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वह अंग काम करना बंद कर देगा। समझे कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? लकवा। तो पोलियो मारता था तो क्या होता था? तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के भारत देश के विकलांग पैदा होते थे, विकलांग हो जाते थे, पैदा हुए और विकलांग हो जाते थे। तो उनको कौन चीज असर करता था? तो यही पोलियो वायरस।
है कि नहीं, और जिससे उनकी विकलांगता हो जाते थे। और अंग जब यह एक प्रकार का क्या है, लकवा है, मतलब क्या है, अंग काम करना बंद कर देता है। मतलब क्या हो गया, अंग काम करना बंद कर देता है। इसमें अंग काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो समझ लीजिए कि आपको कौन सी बीमारी हो गई, पोलियो मार दिया। क्या मार दिया, पोलियो, है ना। पोलियो एक बार अगर मार दिया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। आप, है ना, आप क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से कुछ सुधार कर सकते हैं, पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। इसको पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, वो भी किसके माध्यम से, फिजियोथेरेपी के माध्यम से। फिजियोथेरेपी के माध्यम से, है ना, माध्यम से इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। यह पूर्णतः ठीक नहीं होगा। यानी कि एक बार जब किसी को कुछ पोलियो मार दिया तो कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है, इससे थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। समझे कि नहीं। तो ये था आपका क्या चीज, पोलियो। ये क्या था, पोलियो। अब एक बीमारी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है हेपेटाइटिस। क्या नाम है इसका, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, क्या नाम है इसका, हेपेटाइटिस। आप इसको बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। इसमें आपका शरीर पीला हो जाता है, पेशाब करने जाएगा पीला हो जाएगा, है ना, आंखें आपकी पीली हो जाएंगी। समझे कि नहीं, आपका पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, पीला, है ना। पीला होने की वजह से इसको पीलिया भी कहते हैं। और पांडव जिसको हम लोग बोलते हैं, पांडव, है कि नहीं। पांडव मैंने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, पांडु। तो उनको पांडु इसलिए नाम पड़ा था कि उनका शरीर पीला हो गया था। उनका शरीर क्या हो गया था, पीला। पीला बोले तो उनको जॉन्डिस हो गया था उस समय में। जॉन्डिस होने की ही वजह से उनका नाम, है ना, शरीर पीला हो गया था। और पीला की ही वजह से उनको क्या कहते थे लोग, पांडु, है ना। तो पांडु के जो बेटा हुए 5 गो, तो उनको लोग कहने लगा पांडव। उनको लोग क्या कहने लगा, पांडव। जबकि वो बीमारी से पीड़ित थे कि कौन सी बीमारी से, पांडु नामक बीमारी से। इसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं, पांडु भी बोलते हैं, है ना, जॉन्डिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। समझ में आ गई कि नहीं बात। और यह फैलता किससे है ना, यह बीमारी आखिर फैलता किससे है, तो दूषित जल के पीने से। यह दूषित जल के पीने से। कैसे, दूषित जल के पीने से फैलता है। फैलने का मतलब क्या है, तो यह वायरस से फैलता है। यह कैसे फैलता है, वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस कैसे होता है, वायरस से होता है। कैसे होता है, वायरस से। हेपेटाइटिस का बहुत प्रकार है। तो हेपेटाइटिस आपको मिलेगा ABCDEF G इतिसित करके मिलेगा। ये है ना, बहुत तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। यह हमारे शरीर के किसको प्रभावित करता है, तो यह यकृत को, यकृत बोले तो जिगर को, जिगर बोले तो लीवर को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है।